Assalamu alaikum. So we are now starting our class. आप जो बच्चे थे वो तकरीबन आ चुके। लास्ट टाइम हमने एक बैकग्राउंड सारा आपको फर्स्ट ईयर की चैप्टर 3 से बताया था, which was about the basic concepts of atomic structure, especially दोस्त जिनका ताल्लुक हमारे चैप्टर 1 ऑफ सेकेंड ईयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आखिरी चीज़ जहाँ पर आकर हम रुके थे वो ये थी कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी थी सारी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन वेरियस एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, और वो एनर्जी लेवल्स की पूरी लिस्ट भी बनी थी। और फिर ये भी बताया था कि एक अफवाह प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और उसका जो रूल है उसके मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में जाता है जिसमें एनर्जी कम है, और फिर उन एनर्जी लेवल्स में जाता है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। सो इस तरह इलेक्ट्रॉन अपने आप को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में फिलअप करते हैं। तो अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में फिलअप करते हैं तो जो ऑर्डर आता है वो हमने एक चार्ट की सूरत में आपके सामने रखा था, और अब ये तय हुआ था कि वी शुड गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। और ये हैवी छोटी सी चीज़ एमसीक्यू टाइप ही आ सकती है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हम में से कोई भी अब ऐसा ना हो जो फुर्ती के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख सका और उससे रेलेवेंट हर छोटी बड़ी चीज़ का उसे ना पता। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप सब के पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये है एनर्जी लेवल्स का चार्ट, जिसके मुताबिक फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है सबशेल, सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d और 4f, फिफ्थ ऑर्बिट में 5s 5p 5d 5f 5g, फिर 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7r। और ये भी हमें पता है कि s चाहे किसी भी ऑर्बिट का हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं, g में 18, h में 22 और i में 36। ये भी कहा था कि GHI फिलहाल नाम के तौर पर तो है, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, बहरहाल वो वक्त की बात है। और अब ये बात भी कह दी थी आपसे कि ये है अब इन एनर्जी लेवल्स को फिल करने का ऑर्डर। इस एरो के हिसाब से आप हर लाइन में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इस तरतीब से करें। अब ट्राई मारते हैं कुछ हम और कुछ आप। अगर आपके पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब है कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो उस सूरत में जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि 11 में से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला सबशेल इस हिसाब से है 1s, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे। और चूंकि 1s में 2 इसलिए जाएंगे क्योंकि 1s में 2 से ज़्यादा की जगह ही नहीं है। 1s में 2 जाने से 1s सबशेल भर गया। अब उससे अगले सबशेल की बारी आएगी, उससे अगला सबशेल 2s है, वो भी s है, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो 2s2 हो गया। उसके बाद वाला सबशेल हमारे चार्ट के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है कि वो 2p है, और 2p की कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो हो जाएगा 2p6। ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, टोटल हमारे पास 11 है। तो अब 3s की बारी आएगी। 3s में जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन चूंकि हमारे पास अब एक ही रह गया है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन s में देंगे। s के बाकी 1 इलेक्ट्रॉन की जगह भी खाली है और सारा सबशेल इसके बाद के सब खाली है, तो वो खाली लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट 1s2 2s2 2p6 3s1 इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 11। और इस स्टेटमेंट से आपको बखूबी अंदाजा हो रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के अब कौन से सबसेल्स में मौजूद हैं और बाकी सारा एटम खाली पड़ा हुआ है।
तो अब ये जो तरतीब है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे, और आगे तक 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं अगर आपके पास होते हैं। फिर 3s के बाद हमें नजर आ रहा है बारी 3p की है, फिर 4s की है, फिर 3d की। तो हम उस वक्त तक ये भरते रहेंगे जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो जाए। सो इसका मतलब है हर एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अलग अलग है, सबकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब अगर मैं इसी तरह एक प्रैक्टिस करने लगता है नजर से एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हो 17 लिखूं, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया टोटल 12। ऊपर वाले को कॉपी करते हैं। अब 3s के बाद हमारी लिस्ट के मुताबिक बारी आ रही है 3p की। तो फिर जब 3p की बारी आ रही है तो हमारे पास रही 5 इलेक्ट्रॉन गए, p में 6 की जगह है, तो हम p में 5 दिखाएंगे, 1 की जगह खाली है। So this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 becomes the configuration of element with atomic number 17। अब अगर हम इसमें एक और इनपुट दे दें और हम कहें हम लिख रहे हैं 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 30, तो अब थोड़ा थोड़ा हमें आदत, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं नहीं कहता है कि सारी तरतीब याद हो जाएगी, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी है, तो अच्छा ये चार्ट बना के लिखे, लेकिन शुरू के जो हिस्सा है ना, वो एक जैसा भी है और आसान भी है, वो बच्चे को पक्का याद हो जाता है। तो अब हमें अंदाजा हो गया पहले 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 में जाते हैं। उसके बाद के जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो 3s2 3p6, और 3p के बाद हमें नजर भी आ रहा है बारी है 4s2, वो 4s2। तो अब आप देखिए 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s के बाद बारी है 3d की, और 3d में आते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास भी इत्तेफाक से 10 ही बचे हैं, तो ये पूरे पूरे 10 यहाँ चले गए। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। फिर इसी तरह एक जरा और बड़े नंबर की भी एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जिसका एटॉमिक नंबर हो 49, तो हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? तो अब सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए पहले 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 20 हो गए। फिर इकट्ठे 10 इलेक्ट्रॉन 3d में, ये 30 हो गए। अब 30 के बाद हमने देखा कि देयर इज 4p, और 4p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4p 6 चलेगा, ये मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 36। इसके बाद बारी है 5s की, और 5s में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही आएंगे, तो ये हो गए 38। 5s के बाद मेरे हिसाब से बारी आ गई ये रही 4d की, और 4d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 4d के 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 48 हो गए, अभी भी एक चाहिए। तो अब वो जो एक चाहिए वो जाएगा नेक्स्ट में, और वो है 5p। और 5p का इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1। प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली आप इससे भी बियॉन्ड जाएं, 60 80 सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें, लेकिन हम अमूमन थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए तो जो चाहें कर लें। उन एलिमेंट्स की भी लिख दें जो दुनिया में होते ही नहीं है। आप कहते हैं मैं 150 की कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा, GHI भी इस्तेमाल होंगे, वो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बात ये है कि अगर हम टारगेटेड तैयारी कर रहे हैं तो अमूमन हम इससे ज़्यादा वाले नंबर्स, ये 50 से ऊपर वाले नंबर्स को नहीं कंसीडर करते, दो बातों की वजह से। एक तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतने हायर नंबर के एलिमेंट्स पर डिस्कशन करें, और दूसरी ये है कि स्पेशली व्हेन यू क्रॉस द 50s, तो देर आर सर्टन डिसऑर्डरनेस, और यू कैन से दैट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं और वो नॉर्मल से थोड़ी हटकर हैं, तो उनसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक साथ हर चीज़ हर लेवल पे नहीं पढ़ी जाती, जितना ज़रूरत होती है उतनी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अभी तक जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई ये फर्स्ट ईयर की थी, यानी फर्स्ट ईयर में हम बच्चों को बस ये सिखाते हैं, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो सेकेंड ईयर में आते हैं हम एक एक्स्ट्रा चीज़ उनके कान में डालते हैं, और वो ये डालते हैं कि ये अफवाह प्रिंसिपल के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उनमें से एक आपके सिलेबस में है, और वो एक्सेप्शन क्या है
अब ये जरा सेकेंड ईयर वाला रूल सुन लीजिए। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप दो एलिमेंट हैं, एक का नाम है कॉपर और एक का नाम है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में स्पेशल फीचर है, और वो क्या है, आइए पहले लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल अपने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लिखूं, तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 3d4, ये मैं लिखूंगा। ठीक है ना, जो मेरा रूल है। अच्छा, अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि एलिमेंट्स अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि वो स्टेबल हो सके, यानी उनकी ख्वाहिश है कि हमारे इलेक्ट्रॉन इस अंदाज से एनर्जी लेवल्स को भरें कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने का एक क्राइटेरिया ये है कि वो अपने आप को लीस्ट एनर्जी लेवल्स में रखें, यानी ऐसे एनर्जी लेवल में रखें जिनकी एनर्जी कम से कम है। ये उनका क्राइटेरिया नंबर 1 है। अच्छा, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो कि उनका लास्ट और सब शेल पूरा भर जाए, या पूरा नहीं तो आधा भर जाए, यानी या तो वो फुलफिल हो या हाफ फिल हो, तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ये बाकी सारी सिचुएशंस के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब फिर एलिमेंट इस बात की भी कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें किसी तरह से हाफ फिल और फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो ये और भी अच्छी बात है। इस बैकग्राउंड में अगर आप क्रोमियम को देखेंगे, तो वो थोड़ा-सा अनलकी है कि उसका एटॉमिक नंबर 24 होने की वजह से वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी हासिल करने से रह गया। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, अगर 10 आ जाए तो वो फुलफिल होगा। लेकिन अगर 10 का आधा यानी कि 5 आ जाए तो वो हाफ फिल होगा। तो बेसिकली क्रोमियम हाफ फिल होने से रह गया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से। तो अब क्या होता है, क्रोमियम उस हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए अपने से पिछले यानी कि 4s सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन बोरो करता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है वो हो जाती है 4s1 3d5। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन की खूबी ये है कि 4s जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, और अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब है वो हाफ फिल है। इसका मतलब 4s पहले फुल फिल था, अब हाफ फिल है। तो पहले भी स्टेबल था, अब भी स्टेबल, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस ट्रांजिशन से। डी को ये फायदा हो गया कि वो पहले D4 था, और D4 ना फुल फिल था ना हाफ फिल था, तो अनस्टेबल था। और अब D5 हो गया है विच इज हाफ फिल, तो दिस बिकम्स स्टेबल। तो ये सिचुएशन कॉपर के लिए ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 4s1 3d4 4s2 3d4। तो अब 4s2 3d4 नहीं होती, उसकी जगह ये कॉन्फ़िगरेशन होती। तो ये एक्सेप्शनल केस अब आपको याद रखना है। सेकेंड ईयर में जहां भी 24 का तस्करा आएगा, क्रोमियम 24 का, आपकी कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट chromium is more stable when the both last subshells are half filled, rather than saying 4s2 3d4। और सेम यही कहानी कॉपर पर भी अप्लाई होगी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d में उसकी सिचुएशन क्या है, ये 4s2 है और 3d 9 है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फिर वही बात बता रही है कि s तो भर गया था, डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो डी हाफ फिल हो जाता विच इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, सॉरी डी फुलफिल हो जाता विच इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो अब ये भी यही एडजस्टमेंट करता है, और अपने से पिछले यानी कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को फुलफिल कर लेता है। तो अब 4s पहले फुलफिल था, अब हाफ फिल है, इसीलिए दोनों चीजें स्टेबल है। और डी पहले कुछ भी नहीं था, ना फुल ना हाफ, और अब फुलफिल हो गया। तो दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटिवली स्टेबल फॉर कॉपर। तो अब ये दो सिचुएशंस आप स्पेशली फिलहाल याद रखेंगे कि एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा whenever d is supposed to be half filled और full filled। ऐसे केसेस कुछ और एलिमेंट्स में भी आएंगे जो जरा से अनकॉमन है, इसलिए हम इन्हीं दोनों को नाम लेके बताते हैं।
बस ये रूल यूं है कि एस और डी में दोस्ती है, किसी और सब शेल में ये दोस्ती मत अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जब डी हाफ फिल या फुल फिल होने लगे तो एस का एक इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकता है, और किसी सब शेल में ये कहानी नहीं हो सकती, बिकॉज ये दोनों का एनर्जी गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन से रेलिवेंट अपग्रेडेड बात हो गई जो सेकेंड ईयर तक है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जहन में रहेगी, इसे बार बार मैं रेफरेंस के तौर पर यूज करूंगा। और अब हम आ जाते हैं इस बात की तरफ कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि एक सिंपल स्टेटमेंट ये हो गई कि प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number। पहली बात, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो पीरियोडिक अंदाज से चेंज होती है। पीरियोडिक का मतलब है एक खास पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करने लगती हैं। और इसी को मजीद इलेबोरेट करके हमने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल properties are function of their electronic configuration which varies periodically with rise in atomic number। इस पूरे चैप्टर की थीम है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसके मुताबिक सेकंड स्टेटमेंट स्पेशली तमाम प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आएगी ऐसे ही प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी, इसका ये मतलब हुआ। तो अब आप खुद देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पीछे लिखी है, स्पेशली दी वन विच इज एटॉमिक नंबर 49, आप देखिए वो कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह की वेरिएशन आ रही है। कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह की वेरिएशन आ रही है कि इन ए सर्टन वे एस बार बार रिपीट हो रहा है, और ये जो रिपीटिशन पैटर्न है ये भी थोड़ा इरेगुलर सा है। 1s 2s कंसेक्यूटिव, फिर 2p के गैप के बाद 3s, फिर 3p के गैप के बाद 4s, उसके बाद गैप बढ़ गया 3d और 4p के गैप के बाद फिर 5s। तो 5s बार बार अपने आप को s कैरेक्टर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर फैशन। इसी तरह p कैरेक्टर भी अपने आप को रिपीट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर फैशन, d भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ही जैसे सेप्शल या कैरेक्टर्स में रिपीटिशन पैटर्न है। तो फिर ये पैटर्न हर उस चीज में चला जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। तो चूंकि प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में भी रिपीटिंग पैटर्न होगा। एक ही जैसी प्रॉपर्टीज या मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक खास गैप के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। हमने कहा इस चीज को इस्तेमाल करके हम पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं, और हमने बना दिया। तो अब ये तय हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर किस तरह असर रखती है। लुक एट हियर। तो अब हमने कहा ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड एक जैसा है, यानी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी, दे शुड बी सिमिलर एलिमेंट्स। जैसे हमने ट्रेस किया पीरियोडिक टेबल में कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो हमें उसकी वजह समझ में आ गई कि इनके एटॉमिक नंबर हैं 3, 11 और 19। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नजर आता है कि लिथियम है 1s2 2s1, सोडियम है 1s2 2s2 2p6,
3s1 और पोटाशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन s1 पर खत्म हो रही है। यहाँ पे इन सब के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इस फीचर की बिना पर कि इन सब का लास्ट ऑर्बिट सिमिलर सिचुएशन रखता है। लास्ट ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जो एलिमेंट्स की तरफ से रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसी में बॉन्डिंग होती है, उसी में इलेक्ट्रॉन या तो लॉस होता है या गेन होता है। So whole chemistry depends upon the last orbit situation. That's why as far as their ability to reaction is concerned, their chemical reactions are concerned, their chemical properties are concerned, इन तीनों की बिल्कुल सेम होगी। जो काम लिथियम जिस तरह करेगा वैसे ही सोडियम और पोटेशियम करेंगे। So as far as chemical properties are concerned, they are absolutely same because of the similar valence shell configuration or they contain same number of electron in their last orbit. ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज का हुआ। व्हाट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इस बात से होता है कि किसी की भी एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं। तो अब लिथियम के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2 हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1 पे खत्म हो रही है। सोडियम की 3s1 पे खत्म हो रही है, इसका मतलब इसमें एक ऑर्बिट बढ़ गया। पोटेशियम की 4s1 पे खत्म हो रही है, इसका मतलब इसमें एक और ऑर्बिट बढ़ गया। तो चूंकि लिथियम से सोडियम की और फिर पोटेशियम की तरफ जाते हुए एक एक ऑर्बिट बढ़ रहा है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप सेम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल वेरिएशन होगी, ऑर्डर में होंगे। या तो प्रॉपर्टी लिथियम से पोटेशियम की तरफ जाते हुए बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो देयर शुड बी अ रेगुलर वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टी दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर सेम। तो अब इस बात पर हमने पूरे टेबल को बनाया और फैसला किया कि वो सारे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे सब शेल पे खत्म हो रही है वो एक जगह रखे जाएं। तो इससे क्या फैसला हुआ, वो सारे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 या S2 पर खत्म हो रही है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड S ब्लॉक। क्योंकि S में तो बस ये 2 ही तरह के एलिमेंट हो सकते हैं ना, S में 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकते। तो फिर S ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप हुआ जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S पर खत्म होती है, और उसमें 2 फर्दर कैटेगरीज है। एक उन एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी S1 पर है, जिसका कुछ हिस्सा आपको भी दिख रहा है, और एक उन एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S2 है। फिर एक P ब्लॉक बन गया। तो आप कॉमन सेंस के आपको भी अंदाजा है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होंगे। ये उन एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, ब्लॉक होगा जिनके लास्ट ऑर्बिट में जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है। इस तरह उनकी कॉन्फ़िगरेशन P1 पर, P2 पर, P3 पर, P4 पर, P5 पर और P6 पर खत्म होती है। अगर आप इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे थे इन्हीं में देखना शुरू कर दें, तो यस द फर्स्ट वन जो हमने लिखा z इक्वल्स टू 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म होती है, तो इट मस्ट बी S ब्लॉक एलिमेंट। और इसी तरह जिसकी कॉन्फ़िगरेशन P पे P5 पे खत्म हो रही है इट मस्ट बी P ब्लॉक एलिमेंट। जिसकी D पर खत्म हो रही है इट मस्ट बी D ब्लॉक एलिमेंट। हमने F का कोई लिखा नहीं, लेकिन जिसकी F पर खत्म होगी इट वुड बी F ब्लॉक एलिमेंट। तो ये ब्लॉकिंग जो है कम से कम बहुत ही क्लियर हो गई। अनस अहमद क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? जी बेटा। अनस मैंने आपको अनम्यूट किया, आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। ओके नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे, अगर उनको पूछना है तो अब हमने इस बुनियाद पर आपके सामने टेबल बनाएंगे। अब थीम समझ में आ गई। सारे एस ब्लॉक सारे उन एलिमेंट्स को जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर खत्म होती है एक तरफ रखें, सारे पी वालों को एक तरफ रखें, सारे डी वालों को एक तरफ रखें, सारे एफ वालों को एक तरफ रखें। इस तरह पीरियोडिक टेबल के 4 रीजन बनेंगे जो 4 ब्लॉक्स कहलाते हैं। हमारा सिलेबस उन्हीं ब्लॉक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए हमारे इनऑर्गेनिक के फर्दर चैप्टर्स के नाम ही यही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह। तो अब पीरियोडिक टेबल की ये लॉजिक हासिल करने के लिए हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और वो ज़बरदस्त काम ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट आपने बनाया है इसी को यूज़ करते हुए हम पीरियोडिक टेबल का मैप बनाएंगे। क्योंकि इसमें भी तो आपको नज़र आ रहा है कि वो सारे जिनमें कॉन्फ़िगरेशन एस पर ख़त्म हो रही है वो सब एक कॉलम में है, पी एक कॉलम में, डी एक। इसको सिर्फ इस तरह ऑर्डर कर दें
कि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हो या अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से अरेंज हो। पीरियोडिक टेबल की जो सबसे मशहूर शक्ल है और जो हमारे सिलेबस में वो कहलाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वही हमारे सिलेबस में है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन अफबाउ प्रिंसिपल। और अफबाउ प्रिंसिपल को वो किस तरह से बेस करती है, वो इस तरह से बेस करती है कि हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन को की मदद से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बनाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में। अब मैं इस ऑर्डर को जो कि अफबाउ प्रिंसिपल ने मुझे दिया है उसे क्रॉस की बजाय सीधा करके बनाऊंगा तो वो पीरियोडिक टेबल की शक्ल बन जाएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s सब शेल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2s में, फिर जाता है वो 2p में। तो अब आप देखिए कि मैं ये कर रहा हूँ कि s का कॉलम एक्सट्रीम लेफ्ट पे बना रहा हूँ, p का कॉलम एक्सट्रीम राइट पे बना रहा हूँ। 2p के बाद आप चाहें तो पीछे से रेफर कर सकते हैं, मुझे याद है। 2p के बाद बारी आती है 3s की और उसके बाद आती है 3p की। सो आई एम कंटिन्यूसली डूइंग दैट, s का कॉलम एक साथ, p का कॉलम एक साथ। 3p के बाद बारी आती है 4s की और 4s के बाद बारी आती है 3d की। इसका मतलब है 3d पहले आएगा और उसके बाद आएगा 4p। तो 4p तो 3p के नीचे आ गया, 3d 4p से पहले आएगा। ये तरतीब हो गई 4s 3d 4p। अगला 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा 4d और 4d के बाद आएगा 5p। तो अफबाउ प्रिंसिपल से आपको एक क्या इंपॉर्टेंट बात पता चली कि जो पैटर्न है उसके मुताबिक s एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, p एक्सट्रीम राइट पर है, d s और p के बीच में है। ये वो ऑर्डर है जिसमें हमने अभी अभी अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी है। 5p के बाद बारी आती है 6s की और 6s के बाद बारी आती है 4f और फिर 5d की। इसका मतलब है f d और s के बीच में आएगा और फिर 5p के नीचे 6p। आखिरी को तो शायद आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लें कि अब 6s के नीचे आना चाहिए 7s, 4f के नीचे आना चाहिए 5f, 5d के नीचे आना चाहिए 6d और 6p के नीचे आना चाहिए 7p। जितने एलिमेंट अपडेट 2021 आज की तारीख 6 जून तक एलिमेंट हमारे पास हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल, उनकी जो टोटल तादाद है वो है 118 और उनकी कॉन्फ़िगरेशन 7p तक आती है। इसका मतलब है आप कह सकते थे कि देयर मस्ट बी 8s जो कि 7s के नीचे आए। यस मुमकिन है, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 8s को इस्तेमाल करे, इसलिए इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस चूंकि हम अपनी किताब को फॉलो करेंगे और किताब का पीरियोडिक टेबल अपडेटेड नहीं है, तो उनके पीरियोडिक टेबल में इवन ये 7p वाला हिस्सा भी खाली है। उन्होंने सिर्फ 6d तक पीरियोडिक टेबल शो किया है क्योंकि ये किताब जिस जमाने की छपी हुई है उस जमाने में ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसमें ज्यादा जज्बाती होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अच्छा हम अपडेटेड पढ़े हो, किताब को पढ़े हो तो ये होगा। हमने किताब को हर हाल में फॉलो करना है क्योंकि इससे रत्ती बराबर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वजह उसकी है कि एक्चुअल में जो एलिमेंट हमारा कंसर्न है और जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद को तो वैसे ही हम लिफ्ट नहीं कराते। तो आप आर्टिफिशियल एलिमेंट पूरे 118 रखें या किताब की तरह 105 तक रोक लें, दोनों बातों से इसलिए कोई नहीं फर्क पड़ता कि उन एलिमेंट्स को हमने वैसे ही नहीं पढ़ना। हमारा कंसर्न 92 नेचुरल एलिमेंट्स की तक है और बाकी जो उसके बाद वाले हैं वो बस फोटो सेशन के लिए हम लिख देते हैं, लिखे ना लिखे बराबर, तो उनकी इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये जो नक्शा बन गया ये एग्जैक्टली वही है। अच्छी तरह देख लें, ये अफवाह प्रिंसिपल को मैंने टेढ़ा था ना, क्रॉस लाइनिंग की हुई थी, उसे सीधा कर दिया है। दैट्स इट। चेक करके देख लें, पहली लाइन में 1s, दूसरी लाइन में 2s, फिर 2p, तीसरी लाइन में 3s 3p, चौथी लाइन में 4s 4 3d 4p, पांचवी लाइन में 5। ये सारी वही है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। और किस तरह है आपके, हमें तो नहीं लग रहा मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक इस तरह है कि अब आप s की जगह दो कॉलम बनाएंगे, एक s1 के लिए और एक s2 के लिए, और उससे मुराद अब एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे, उससे मुराद होंगे वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s1 पर खत्म होती है और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s2 पर। तो अब अगर मैं आपके सामने इस पूरे जिसमें मैंने 1s 2s 3s 3s 4s 5s 6s लिखा है, इसमें अगर मैं आपके लिए ये काम कर ही दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
और इसमें 2 कॉलम बनाने की बात हुई है। ऐसे हो जाएगा। इसी तरह पी ब्लॉक में आपसे बात हुई कि इसमें वो एलिमेंट होंगे जिनमें P1 से लेके P6 होगा, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट का पी 6 ग्रुप्स का हिस्सा होगा, लाइक दिस। तो इसमें 6 ब्लॉक ग्रुप्स बनेंगे। ये उनका जो P1 हो, ये उनका जो P2 हो, ये उनका जो P3 हो, ये उनका जो P4 हो, एंड देन P5 एंड P6। इसी तरह अब आप डी पे आएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ 10 कॉलम होने चाहिए। D1 से लेके D10 तक। ऐसे, और F में 14 होने चाहिए। अब वो बनाने के बजाय ये पीरियड टेबल लगता है कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ 10 है। तो अब वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म हो रही है, वो उनका ग्रुप ये है, S2 वालों का ये है। P1, P2, P3, P4, P5, P6। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। और यहाँ F1 से लेके F14 मैंने जगह कम होने की वजह से इसके पूरे ग्रुप में लिखा। तो ये हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन वी ऑफ अबव प्रिंसिपल। एग्जैक्टली उसी की बुनियाद पर बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें यहाँ वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बिल्कुल कंसेक्यूटिव नंबर है। आप चाहें तो हर एक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लें कि जो कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा हूँ वही आ रही है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। यहाँ आएगा 37, 38, यहाँ आएगा 39 से लेके 48 तक, ये 49 से 54, फिर यहाँ 55, 56, ये 57 से 70, ये 71 से 80, ये 81 से 86, ये 87, 88, यहाँ 89 से 102, और यहाँ 103 से लेके 112, और यहाँ 113 से लेके 118। ये पूरा हो गया सर लॉजिक। अब एमसीक्यूज वाले पैटर्न के लिए लॉजिक इंपॉर्टेंट है, वो रट्टा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने पीरियोडिक टेबल के लिए थ्योरी के लिए याद किया, ठीक है ना। ये लॉजिक अब इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वे हाउ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड।
एलिमेंट है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर किसी ने बता दिया 20, आपने फौरन इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जैसे ही आपने देखा ये 4s2 खत्म होता है, आपने फौरन ट्रेस किया कि 4s2 का मतलब है ये s2 का कॉलम है और ये 4s की लाइन है, तो ये रहा देख लीजिए 20, कैल्शियम यहाँ है। आप फौरन ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन पर हर एलिमेंट की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जब हम इसके बारे में थ्योरी में, तो हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और एमसीक्यूज के लिए हम इसकी सारी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। इस पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है कि अगर हम इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलें इस तरह, तो इसके 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। ये 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कहलाती हैं पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। और वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप, जो आपको नजर आ रहा है, एस में 2 हैं, पी में 6 हैं, डी में 10 हैं, एफ में 14। तो हम अब जो अगला काम करेंगे उसमें इस पीरियोडिक टेबल की ये बेसिक समझने के बाद हमें इसके 3 अंदाज से इसका डाटा जहन में लाना है। पीरियड्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ग्रुप्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और ब्लॉक्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। देन दिस विल बी फिनिश। क्योंकि ये वाहिद चैप्टर है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल हिस्सा है, बाकी सब में चूंकि फैक्चुअल नॉलेज है इसलिए हमारा फोकस इस पर है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब पीएमडीसी का एक नया सिलेबस भी आ गया है जो कि अब अभी तक की इत्तलात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक की इत्तलात में हमारा जो मेडिकल वालों का टेस्ट है वो उस पर बेस करता होगा और उस पर बेस करता होगा। उसके लिए हमने आज एक सेशन भी रखा हुआ है और टाइमिंग उसकी शेयर हुई है, उसमें इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो उसमें ये जहन में रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल वाला ये हिस्सा अब हम वही फॉलो कर रहे हैं जो है। उसमें एक अहम बात आज शाम में इंशाल्लाह उस क्लास में मैं भी बता दूंगा कि हाइड्रोजन का चैप्टर सेकेंड ईयर से निकल गया है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम पीएमसी के फॉर्म के पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के सिलेबस को फॉलो करेंगे प्री मेडिकल के लिए, तो उन्हें नहीं कराएंगे। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, खासतौर पर जो एनईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में वो है फिलहाल की इत्तलात के मुताबिक। तो अब इस चीज़ को इंशाल्लाह इस तरह से करेंगे कि किसी भी बच्चे का ना नुकसान हो और ना ही टाइम ज़ाया हो। तो जो चीज़ें डिफरेंस वाली होंगी के लिए अलग से जिनके सिलेबस में वो है उनको पढ़ाया जाए और जिनके सिलेबस में नहीं उनको ना पढ़ाया जाए। तो ये चीज़ सबसे अहम है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह ताला अब अगली दफ़ा फिनिश हो जाएगी। ये स्लाइड्स को भी आपसे शेयर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।